दोस्तों नमस्कार। चुनाव के वक्त की राजनीति इस देश का असल चेहरा सामने ले आती है। वह इस बात को बताने से घबराती और कतराती नहीं है कि इस देश के लोग किस मुश्किल हालात में जीते हैं, तो उनके हाथों में चंद रुपए कैसे थमाए जाएं, कैसे रियायत दी जाए, कैसे सुविधाएं दी जाए, यह सब कुछ खुले तौर पर सामने हर कोई ऐलान के साथ बताने लगता है। और दूसरी तरफ यही राजनीति इस देश के भीतर राम राज्य भी लाने का ऐलान चुनाव के वक्त करती है। यानी परिस्थितियां देश की कितनी नाजुक है, एक क्षण के लिए अगर आप इसे समझना चाहें तो हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर जितनी भी सीटें सुरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के तहत यानी आदिवासी और दलितों के जरिए, उन सीटों पर जो जीत गया सत्ता उसी की होगी। यह इन तीनों राज्यों का सच है। और दूसरी तरफ का सच यह है कि जिस राम राज्य को इन तमाम जगहों पर लाने का प्रयास वादों के जरिए दिखाते हुए और आंखों में चकाचौंध पैदा करते हुए किया जाता है, वह भी इन तीनों राज्यों के गरीबों के बीच ही कुछ दिवा स्वप्न की तरह इस राजनीति को उभार ही देती है। और जो परिस्थिति इन 3 राज्यों के भीतर की है वो डराने वाली इसलिए है क्योंकि हर दूसरा शख्स इस देश के न्यूनतम परिस्थितियों में जी रहा है। और पहली बार इस देश के भीतर में एक तरफ राम राज्य की भी परिस्थितियां हैं और दूसरी तरफ उस बदहाली और कंगाली को बताने का भी सुरूर है, जिसका ऐलान आज कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कर ही दिया। कल तक वोटरों को कुछ राहत रियायत दी जाती थी और कहा जाता था सत्ता में आएंगे तो ये आपको देंगे क्योंकि वह वोटर हैं। पहली बार प्रियंका गांधी की तरफ से जो ऐलान हुआ वह वोटरों को लेकर नहीं है, वोटरों के बच्चों को लेकर है। जो पहली क्लास में पढ़ता है, दूसरी में पढ़ता है, 5वीं में पढ़ता है, उनको भी पैसे दिए जाएंगे पढ़ाई के लिए। जो 5वीं के बाद 8वीं तक पढ़ते हैं उनको कुछ पैसा और बढ़ा दिया जाएगा। जो 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं में पढ़ता है उनको भी कुछ पैसा दिया जाएगा। यानी सवाल वोटरों का नहीं है, इस देश के उस सच का है जो कमोवेश इन 3 राज्यों के भीतर गरीबी और मुफलिसी में जीते हुए परिवारों के सामने जिंदगी जीने का कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। तो चुनाव ने उस सच को पहली बार सामने लाकर रख दिया है। लेकिन पहले सुनिए प्रियंका गांधी ने बच्चों को लेकर क्या कहा। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे इतनी बुरी हालत इस देश के भीतर हो चली है जहां पर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन 3 राज्यों के भीतर शिक्षा को लेकर कितना बदहाल है यह भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसका एक दूसरा रूप देखिए। यह रूप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर चले गए थे। 2 दिन वहां पर उन्होंने गुजारे। उसके जरिए मैसेज उनके अपने राज्य में क्या पहुंचा यह जरूरी नहीं है। आज प्रधानमंत्री जिन जगहों पर गए वह कैलाश व्यू पॉइंट है, यानी कैलाश पर्वत आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, पूजा पाठ किया, डमरू बजाया, शंख बजाया और पिथौरागढ़ के कैलाश व्यू पॉइंट की जो जगह है जहां पर कोई आम शख्स जा नहीं पाता है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। यह तस्वीर जो हमारे पीछे है यह वहीं की तस्वीर है, सामने कैलाश पर्वत है। कुछ और तस्वीरें, चूंकि इन तस्वीरों का महत्व है, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया है। तो हमें लगता है इन तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री की मौजूदगी कैलाश पर्वत के ठीक सामने और प्रधानमंत्री की चुनावी यात्रा कल से शुरू है। उन्हीं 3 राज्यों में खास तौर से जो हिंदी पट्टी की है और जहां का जिक्र आज हम कर रहे हैं। लेकिन उन जगहों की असल परिस्थिति बतलाएं और इस बात का जिक्र करें कि दरअसल राजनीतिक तौर पर कोई नेता मायने नहीं रखता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अशोक गहलोत हो,
चाहे बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, मसला उनका नहीं है। मसला इस देश के उन लोगों का है जिनके मानस पटल पर बच्चा स्कूल पहुंच जाए, यह बड़ी बात होती है। बच्चे के साथ इस देश की सांस्कृतिक महत्ता को हिंदुत्व के आश्रय कैसे अपने साथ खड़ा किया जाए, यह महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। और इन दोनों परिस्थितियों के बीच एक क्षण के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज कैलाश व्यू पॉइंट पर पहुंचकर, जहां वो पार्वती कुंड में भी उन्होंने पूजा अर्चना की, वहां के दृश्य चूंकि उन्होंने खुद ही ट्वीट किए, तो ये देखिए जरा, और उसके बाद इस चुनावी राजनीति का असल सच बताएंगे, जो राजनीति करते वक्त चुनाव के वक्त ही खुलकर उभरता है। असर तो पड़ता है, और इस असर का असर याद कीजिएगा तो 2019 के चुनाव में आखिरी चरण में जब चुनाव प्रचार थम गया, तो प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंच गए, वहां गुफा में बैठे रहे, लंबे वक्त तक लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर वही रेंगता रहा, और उसका असर यह हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सारी सीटें, कमोवेश 99% सीटें बीजेपी जीत गई। और असर पड़ता है, उसी का असर यह हुआ कि शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी तस्वीर, जो इस दौर में ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठकर ट्वीट की, उस तस्वीर में भी कुछ वैसी ही परिस्थिति थी कि असर तो पड़ना चाहिए। यानी राजनीतिक तौर पर जब धर्म और हिंदुत्व और संस्कृति के आश्रय राजनीतिक सुपड़ा साफ विपक्ष का किया जा सकता हो, तो ऐसे वक्त क्या दोबारा उसी हिंदी पट्टी लौटे, जहां पर इस देश के भीतर के दलित और आदिवासियों की जो सुरक्षित सीटें हैं, वह किसी भी राजनीतिक दल का सुपड़ा साफ करने की ताकत रखती है। और यही वो ताकत है जो 2018 में नजर आई थी। हालांकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बावजूद इसके तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई। और उससे पहले की परिस्थिति में अगर चले जाइएगा तो मनमोहन सिंह 2013 में प्रधानमंत्री थे। उस समय सोनिया गांधी बहुत सक्रिय हुआ करती थी राजनीतिक तौर पर, लेकिन बावजूद इसके वो राजस्थान भी हारे, छत्तीसगढ़ भी हारे और मध्य प्रदेश भी हारे। यानी वोटर कितना मायने रखता है, और खास तौर से जिन दलित और आदिवासियों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी आय कितनी हो सकती है। इस देश की जो राष्ट्रीय औसत आय है, किसानों की जो राष्ट्रीय औसत आय है, दलित और आदिवासियों की जो औसत आय है, उन तीनों औसत आय से कम इन तीन राज्यों के भीतर सुरक्षित सीटों पर जिताने वाला जो वोटर है, उसकी आर्थिक परिस्थिति है। कुल इन तीनों राज्यों को देखिएगा तो 520 सीटें आती हैं, इसमें से 180 सीट सुरक्षित है। जरा सोचना शुरू कीजिए कि मध्य प्रदेश की 82 सीटों में से बीजेपी पिछली बार सिर्फ 25 सीट जीत पाई, कांग्रेस 40 सीट जीत गई। लेकिन अगर इससे पहले पहुंच जाइएगा 2013 में, तो उस वक्त इसी जगह पर 82 सीट में से 53 सीट बीजेपी जीती थी और 25 सीट कांग्रेस जीती थी। सत्ता पलट जाती है इन्हीं सुरक्षित सीटों को लेकर, और ये बड़े मायने रखते हैं। मायने सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान के भीतर भी जाइए तो 59 सीटें हैं सुरक्षित सीट, इसमें बीजेपी 21 सीट जीत पाती है तो कांग्रेस 34 सीट जीत जाती है। छत्तीसगढ़ की 39 सुरक्षित सीटों में बीजेपी सिर्फ 6 सीट जीत पाती है, इसीलिए उसका आंकड़ा 15 भी पार नहीं कर पाता है राज्य के भीतर में। लेकिन कांग्रेस 31 सीट जीतती है और 65 के साथ आगे बढ़ जाती है, 68 सीट तक वो जीत जाती है। मैसेज पहला क्या है? मैसेज पहला यह है कि इन जगहों के लोगों को लगातार धोखा मिला है। सत्ता किसी की बने, राजनीतिक तौर पर जो वादे इनके अनुकूल होते हैं, इनको पैरों पर कभी खड़े होने नहीं दिया गया। खनन के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी गई, जंगल छीने गए। विकास के नाम पर दलितों के हाथ में इस दौर में कटोरा थमाया गया, क्योंकि गरीब और गरीब होता चला गया और इस जगह पर जो भी धंधा करने आया वो और रईस होता चला गया। यानी खनिज संसाधनों की लूट इन इलाकों में बाखूबी हुई है, इन तीनों ही जगहों पर।
तो पहला मैसेज बहुत साफ है कि इन जगहों के लोग तय कर लें किसे जिताना है, किसे हराना है, तो नेता मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर नेता को इस देश में आजादी के बाद से हर किसी ने परखा है। बस्तर का जिक्र तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने भाषण में किया था। उन्होंने जिक्र तो डाल्टनगंज, पतरातू उस इलाके का भी किया था। किस स्थिति में है इस देश के भीतर के जो पिछड़े गरीब इलाके हैं, उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखिएगा तो पहली बार 1956 में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पे नेहरू ने इस देश के लगभग 79 जिलों का जो ऐलान किया था, वो सभी पिछड़े थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाना था। लेकिन इस दौर के भीतर देखिए तो वही 79 डिस्ट्रिक्ट बढ़ते बढ़ते 125 में तब्दील हो गए और स्थितियां नाजुक हैं। लेकिन फिर लौटिए इन्हीं जगहों पर जिनके हाथ में सत्ता की चाबी होती है। दरअसल सत्ता चाहती है कि दलित, आदिवासी गरीब बना रहे। सत्ता चाहती है, और इस दौर में उसने एक नया मंत्र ओबीसी का पैदा किया। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनकी मान्यता क्या हो सकती है, इस देश के भीतर की परिस्थिति हमको लगता है 3 राज्य और जरा परख लीजिए एक क्षण के लिए रेफरेंस के तौर पर। बिहार, यूपी और झारखंड। बिहार में हर दूसरा व्यक्ति गरीब, उत्तर प्रदेश और झारखंड में हर तीसरा या साढ़े तीसरा गरीब व्यक्ति है। इन जगहों की जो परिस्थिति है, इसमें लगभग 40 करोड़ लोग बसते हैं, जिसमें से लगभग 17 करोड़ लोग गरीब हैं। झारखंड में जो प्रतिदिन की कमाई है वह 163 रुपए है। बिहार में प्रतिदिन की कमाई 251 रुपए है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन की कमाई 268 रुपए है। यह स्थिति किसानों के भीतर की है। लेकिन जब आप ओवरऑल जीडीपी के हिसाब से देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में यह घटकर 219 हो जाता है, बिहार में घटकर 148 हो जाता है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय और किसानों की परिस्थिति यह भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। और कई जगहों पर किसान ज्यादा कमा लेता है, जो यूं ही बदहाल है, और राज्य की स्थिति जब बदहाल होती है तो वो किसान से भी कम की परिस्थिति में जी रहा होता है। शायद इसीलिए अब दोबारा लौटिए उस जगह पे जिसका जिक्र हम इसलिए करना चाहते हैं कि इन जगहों पर चुनाव है, और चुनाव को लेकर बच्चों तक को पैसे देने का जिक्र या राम राज्य लाने की धुन में यह देश खोया हुआ है। हर 6 में से 5 व्यक्ति गरीब हैं इस देश में, जो दलित है उसके भीतर। और यह रिपोर्ट इस देश की नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बतलाती है। छत्तीसगढ़ के भीतर पर कैपिटा इनकम जो है, इस देश की पर कैपिटा इनकम अगर सरकार की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 539 रुपए होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर यह घटकर 366 हो जाती है। और दूसरी तरफ किसान और कम हो जाता है, 322 रुपए पर आता है, और शेड्यूल कास्ट की प्रतिदिन की कमाई 70 रुपए हो जाती है। यहां पर एक चीज और समझिए, जब हम दलितों का जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद आदिवासियों का जिक्र करें, उससे पहले दलितों की परिस्थिति सोचिए कि 71% दलित इस देश के भीतर में मैक्सिमम प्रतिदिन 166 रुपए कमा पाते हैं, मिनिमम 22 रुपए। 22 रुपए से 166 रुपए के बीच में दलितों की कमाई हर दिन की है। और यह बताने के लिए काफी है कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उसकी वेबसाइट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, उसकी यह रिपोर्ट बतलाती है कि 71% की आय 5,000 से कम है। औसत जब उसके भीतर घुस के निकालिएगा तो 22 से 83 रुपए के बीच, और कुछ लोग 166 तक कमा पाते हैं। सिर्फ 19.5% ही दलित हैं जिनकी कमाई 250 रुपए तक हो जाती है। लेकिन वो जरूरी नहीं है 250 हो, वो 175 भी हो सकती है और 325 भी हो सकती है। 250 हमने एक एवरेज निकाला। और सिर्फ 8% लोग हैं जिनकी प्रतिदिन की कमाई 333 रुपए है। ये मैक्सिमम पर हैं अगर 10,000 कमाते हैं तो महीने का। यह रिपोर्ट सरकार की कहती है। और जो आदिवासियों की परिस्थिति है वह तो हैरत अंगेज है। वहां की परिस्थिति यह है कि 80% आदिवासियों की कमाई इस देश के भीतर में 25 रुपए से लेकर 85 रुपए के बीच ही रेंगती रहती है। और मैक्सिमम जो बाकी 15% है उसमें कुछ की कमाई 210 रुपए तक पहुंचती है और कुछ की कमाई 255 रुपए तक पहुंचती है। इससे ज्यादा कमाई नहीं है।
इन जगहों के जो वोट हैं वो 180 सीटों पर पड़ते हैं इन तमाम जगहों पर, और जो आंकड़े बहुत साफ हैं कि इन इलाकों में जिसका वर्चस्व रहता है जिस पॉलिटिकल पार्टी का, वो वहां पर ऐसा भी नहीं है कि यहां के लोग जो हैं वो दलित के नाम पर हैं, आदिवासी के नाम पर हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को पहचानते हो, वो नरेंद्र मोदी को जानते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने इलाके के नेताओं को जानते जरूर हैं, अगर उनकी अपनी कम्युनिटी से वो आ रहा है तो। यानी उस इलाके में जिन्हें टिकट दिया जाता है, जो खड़े होते हैं, वह अपने नेशनल पर्सपेक्टिव में, यानी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा, उसके एजेंडे, उसकी पॉलिसी, उसके तहत उन बातों को जाकर रखते हैं, और वो पूरा नहीं हो पाता है तो उनको हरा दिया जाता है। और इसीलिए इन जगहों पर लगातार परिवर्तन होता है, और सिर्फ 7% ही ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो दोबारा जीत पाए, नहीं तो नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि धोखा हर किसी के साथ इन जगहों पर हो रहा होता है और इन्हें ही तय करना है। और स्थिति कितनी नाजुक हो चली है ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। किसानों को राहत दी जा रही है, महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, जो पंप चलाते हैं उनको भी राहत रियायत दी जा रही है, जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहां पर बिजली माफ करने का ऐलान हो रहा है, जो बेरोजगार बच्चे उनको पैसा दिया जा रहा है। बात होते होते अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं इस परीक्षा की परिस्थिति में पढ़ाई कर लें किसी तरीके से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई नहीं बताएगा। इस देश के भीतर में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति राज्यवार अगर देखिएगा तो तकरीबन 12 लाख पद सिर्फ शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए हैं। इन 12 लाख में से अगर इन 3 राज्यों का जिक्र कर दीजिएगा तो यहां पर तकरीबन 4.5 लाख रिक्त पड़े हुए पद हैं। हम उसे नहीं भरेंगे, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करे पड़ेंगे, लेकिन हम राम राज्य का जिक्र भी करेंगे और हम राहत रियायत देने की जरूरत को भी सामने लेकर आएंगे। इस स्थिति में इस देश के भीतर का यह चुनाव रेंग रहा है। लेकिन उसके आगे सोचिए, जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं कि 2013 में राजस्थान के भीतर में, उस वक्त जब सरकार हुआ करती थी गहलोत साहब की, वो चुनाव हार गए जबकि कांग्रेस थी। नीतियां, पॉलिसी अगर 2013 की देखिएगा तो किसानों के हक की थी, दलितों के साथ खड़ी थी, आदिवासियों का जिक्र कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके वहां पर वसुंधरा राजे जीतती है और मुख्यमंत्री बनती है, यानी बीजेपी जीतती है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी यही काम कर रहे थे, दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, गरीबों को लेकर, लेकिन ये सारे लोग एक झटके में 2018 में सुपड़ा साफ बीजेपी का करते हैं और उसके बाद की परिस्थिति बहुत साफ तौर पर निकल आती है, कांग्रेस जीत गई। यही स्थिति तीनों राज्यों की रही है। प्रधानमंत्री तक का असर इन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह जिस जिंदगी को जी रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, रोज की जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें उनको क्या राहत और क्या रियायत, जो भी उनका मुखिया अपने तौर पर जहां पर उम्मीदवार होता है वो मैसेज कन्वे कर देता है, अगर हम आ जाएंगे तो हमारी पार्टी ये कह रही है, आपको ये दे देगी, वो दे देगी, बात इसी में उलझ कर निकल के रह जाती है। सवाल अब उसके आगे का इसलिए है क्योंकि इस देश के भीतर में अगर तमाम परिस्थितियों को आप परखना शुरू करें कि किन हालात में यह देश है और 2024 की तरफ बढ़ते हुए कदम जो प्रधानमंत्री मोदी के हैं, उसके भीतर का भी सच यह है कि अगर वाकई ओबीसी भी अगर उसी दलित और आदिवासी के समकक्ष जो कमजोर तबका है ओबीसी का, अगर वह भी जुड़ गया तो इस देश के भीतर में 60-65% लोग उस गरीबी की परिस्थितियों में जी रहे होंगे जहां उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर उन्होंने खुद के बारे में और राजनीतिक दलों के ऐलानों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, एक झटके में इस देश की राजनीति को अगर इस दौर में मोदी की राजनीति ने बदल दिया और कांग्रेस को पुरानी परिस्थितियों को छोड़कर नई परिस्थितियों में ओबीसी का जिक्र करना पड़ गया, उसे समझ में आ गया वोट बैंक किधर है, तो यह परिस्थिति एक झटके में इस देश के भीतर बीजेपी और आरएसएस तक को बदल देगी। वो उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ की सियासत हो या देश के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति हो या आरएसएस का इन दोनों के लिए कैडर के तौर पर काम करना हो और अपने आप के सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से हटकर पॉलिटिकल कैडर के तौर पर स्वयंसेवकों को अलग अलग क्षेत्रों में जो दौड़ाना हो रहा हो, वो तमाम परिस्थिति एक झटके में इस देश के भीतर बदल जाएगी। यानी आपको अपनी वापस प्रयोगशाला में लौटना पड़ेगा। और प्रयोगशाला इस देश में सफल होती नहीं है क्योंकि इस देश की विभिन्नता
इस देश की गरीबी और मुफलिसी और इस देश के भीतर का संघर्ष, तमाम चीजों को देखता परखता, इसीलिए हमने शुरू में जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के गाड़ियों के रेले का खर्च ही जो है, अगर 1000 गांव के लोगों का पेट 1 साल तक भर सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि जिस हवाई जहाज को बनाया गया उसमें तो पूरे मध्य प्रदेश के भीतर जितने भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं उनको एक झटके में साल भर की रियायत ही नहीं बल्कि 5 सितारा जिंदगी मिल जाएगी, जितना पैसा इस देश के प्रधानमंत्री के हवाई जहाज पर खर्चा किया गया। असमानता इस देश के भीतर सिर्फ पूंजीपतियों का हिस्सा नहीं है, पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा, और वो पॉलिटिक्स राम राज्य लाना चाहती है। बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा उनके माता पिता को देना चाहती है। और सच तो इस देश का यही है जो चुनाव के वक्त खुलकर सामने आता है। ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना घर की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना महिलाओं को किसी तरह की रियायत की व्यवस्था है, और सभी क्षेत्र में, और ना बेरोजगारों को नौकरी दे पाने की स्थिति है। तो सभी क्षेत्रों में पैसा बांट कर राहत और रियायत का जिक्र, और इस देश में राम राज्य लाने की परिस्थिति में जूझता हुआ चुनाव शायद इस देश के साथ इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती है जो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।